हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग कल्पना, अल्पना। आई एम न्यू स्टूडेंट्स फॉर योर क्लास। ओके जी, वेलकम बच्चे, वेलकम। गुड इवनिंग दीप, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम यहाँ इस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस क्लास में हम काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और उन क्वेश्चंस की मदद से बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, ये हम गारंटी लेते हैं, है ना। लेकिन आप सभी लोगों को बड़े ध्यान से क्लास को सुनना पड़ेगा। जितनी कुछ बातें बताई जा रही हैं उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ये वहां तक सीमित कतई नहीं होने वाली है। गॉट इट? गुड इवनिंग एवरीवन, करुणा, सलोनी, ब्रजेश, शिखा एंड ऑल ऑफ यू। करें शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एक न्यूबॉर्न इन्फेंट जो कि डायग्नोस होता है विद जॉन्डिस, फोटोथेरेपी मिल रही है। अगर जॉन्डिस है तो फोटोथेरेपी मिलेगी निकू के अंदर। तो फोटोथेरेपी को या फोटोथेरेपी के इफेक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर यहां पर होगा, है ना। एक दिन हम क्लास ले रहे थे 4-5 दिन पहले और लाइट चली गई थी, है ना। हमने ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया था लेकिन बाकी क्वेश्चंस रह गए थे, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो जवाब दीजिएगा कि आप फोटोथेरेपी के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए क्या बेबी और फोटोथेरेपी यूनिट के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दोगे। आप यहां पर जो वेवलेंथ काम में लोगे वो 500 टू 550 नैनोमीटर होगा। बॉडी के सरफेस एरिया जो एक्सपोज होना है उसको मैक्सिमाइज कर दोगे, या फिर आप एलईडी लैंप की तुलना में फ्लोरोसेंट लैंप को यूज करेंगे। तो अगर आप फोटोथेरेपी के बारे में जानते हैं कि हाँ भाई जॉन्डिस हो गया, तो जॉन्डिस की कंडीशन में हम ट्रीटमेंट के लिए फोटोथेरेपी को ही काम में लेते हैं, जहां पर एक मशीन होती है, इस तरह से कुछ लैंप होगी और यहां बच्चे को लिटा दिया जाता है, ऐसा ही कुछ होता है। यहां पर ये जो डिस्टेंस मेंटेन की जाती है वो होती है 45 सेंटीमीटर। गॉट इट? अब ये 46 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गई तो लाइट बच्चे को मिल ही नहीं पाएगी। अरे होता क्या है, जब आप फोटोथेरेपी देते हो तो फोटोथेरेपी देते समय एक टेक्निक यहां पर काम में ली जाती है, जिसकी मदद से हम क्या देखते हैं, बिलिरुबिन का लेवल कम होता है। उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन। स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन इसका मतलब होता है बच्चों कि जो बिलिरुबिन है वो ल्यूमिरुबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये ल्यूमिरुबिन इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। समझ रहे हो कि फोटोथेरेपी के दौरान जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म जो काम करती है वो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन। तो इस तरह से ये फोटोथेरेपी यहां काम करती है। अगर दूरी को बढ़ा दिया जाएगा तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, बिलिरुबिन ल्यूमिनुबिन में कन्वर्ट नहीं होगा, एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, जॉन्डिस ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि हम जब यहां वेवलेंथ की बात करते हैं बेटा जी, तो यहां पर जो आप वेवलेंथ काम में लेते हो वो 500 से 550 नहीं होती। कितनी होती है? वो होती है 460 से 490 नैनोमीटर, 460 टू 490 नैनोमीटर। तो ये भी गलत हो गया। हम यहां पर जब बात करते हैं लैंप्स की तो आप एलईडी लैंप काम में लेते हो, ना कि फ्लोरोसेंट या फिर सीएफएल जो होते हैं ना, वो सीएफएल काम में नहीं लिए जाते, एलईडी लैंप्स काम में लिए जाते। ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर निकल के आया सी, जहां हम क्या कह रहे हैं कि जब आप फोटोथेरेपी दोगे तो ज्यादा से ज्यादा एरिया को बॉडी को एक्सपोज करना है। किससे? फोटोथेरेपी से। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा बॉडी सरफेस एरिया एक्सपोज होगा उतना ज्यादा बिलिरुबिन ल्यूमिरुबिन में कन्वर्ट होगा, उतना ज्यादा बिलिरुबिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। लेकिन हम किस किस एरिया को एक्सपोज नहीं करते? देन योर आंसर विल बी
आईज एंड जेनाइटेलिया। आंखों को क्यों नहीं करते, वरना अंधा हो सकता है, ब्लाइंडनेस आ सकती है। जेनाइटेलिया को क्यों नहीं करते, अदरवाइज इनफर्टिलिटी को लीड कर सकते। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इस तरह से आप ये कह देंगे कि यहां पर आंसर क्या निकल के आएगा, सी। सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फोटोथेरेपी का साइड इफेक्ट क्या कह दोगे, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम कह दोगे। आप जॉन्डिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या कह दोगे, फिनोबार्बिटोन। क्या होता है, फिनोबार्बिटोन। याद है क्या, है ना बेटा? ब्रजेश कुमार, वो अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग है, ठीक है। वो अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग है। 15 से ज्यादा हो जाएगा, फोटोथेरेपी काम नहीं कर रहा, तो फिर आप एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ भी चले जाओगे। गॉट इट? हाँ जी, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम हो सकता है बच्चे को जब बहुत ज्यादा गर्मी मिल रही है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। इसलिए आप ये भी ध्यान रखें कि अगर फोटोथेरेपी दी जा रही है तो पोजीशन चेंज करना चाहिए एवरी 2 आवर्स। ये उसी वही तरीका है ये। जब पोजीशन चेंज करते रहेंगे बार 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 बार, तो उससे क्या होगा, उससे बॉडी का ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज होता है टू फोटोथेरेपी। ये भी ध्यान रखें कि यहां पर हम कह रहे हैं कि डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है एवरी 2 आवरली। सीरम बिलीरुबिन लेवल को चेक करते रहना है एवरी 12 आवरली। टेम्परेचर भी चेक करते रहना है एवरी 2 आवरली। तो ये सारी बातें याद रख लोगे ड्यूरिंग ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। तो क्या यहां पर आपको ये आंसर क्लियर है? क्या निकल के आ गया, आंसर विल बी सी। आगे बढ़े, जल्दी बोलो। तानिया बहुत बढ़िया, करुणा करुणा बहुत बढ़िया, क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि एक दिन का बच्चा है, 1 डे ओल्ड बेबी, है ना। क्या नहीं किया, सूसू नहीं किया, सूसू जब से पैदा हुआ है तब से सूसू ही नहीं किया, तो फिर क्या करोगे, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑब्जर्व, एडमिट टू निकू, स्टार्ट आर्टिफिशियल फीडिंग, या फिर स्टार्ट आईवी फ्लूइड्स। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा। अरे आप सभी तो सही आंसर कर दे रहे हो, एक आध तो नालायक आओ। वेट 2 days, अंशिका सिंह, ए वेट टिल 48 hours, ओके। गुड इवनिंग पूनम, गुड इवनिंग। अरे जल्दी से आ जाओ सभी बच्चे, इंतजार करते रहते हो क्या तुम लोग, फटाफट से शेयर वेयर कर दो। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, मैंने आप लोगों से कहा था इम्यूनाइजेशन के लिए, है ना, परसों हमारी इम्यूनाइजेशन की क्लास होगी, ठीक है। वो प्रॉपर सेट किया जा रहा था, सब कुछ परमिशन लेके और वो सब किया जा रहा था, है ना। तो 1 तारीख को आपकी जो क्लास है वो इम्यूनाइजेशन की होने वाली। मैंने देखा कि मैंने 10 कमेंट के लिए बोला था, एक एक बच्चा 10-10 कमेंट कर रहा है कि सर कैसे भी इम्यूनाइजेशन तो होना चाहिए, होगा, है ना। 1 फेब को हमारी क्लास होगी जिसमें हम इम्यूनाइजेशन को डील करेंगे। शायद वो स्केड्यूल कर दी होगी क्लास, नहीं तो आज शाम तक वो क्लास स्केड्यूल हो जाएगी। और 1 तारीख को हमारा फर्स्ट पार्ट इम्यूनाइजेशन को फुल डिटेल्ड आपको बता के जाएंगे, हर एक पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे। तो 1 फरवरी को जो आपकी इम्यूनाइजेशन की क्लास होगी उसका फर्स्ट पार्ट होगा, उसके बाद में फिर एक सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, है ना। ये इम्यूनाइजेशन क्या होता है, अरे इम्यूनिटी से शुरू कर दूंगा, और बोलो इम्यूनिटी कैसे होगी, एक्टिव पैसिव नेचुरल आर्टिफिशियल सब पढ़ेंगे, ठीक है। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, एटेन्युएशन क्या होता है, कौन कौन सी वैक्सीन होती है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक टर्म को आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है।
सर आपकी क्लास 4 PM पर ही स्टार्ट होती है क्या, प्लीज सर बताएं। हाँ जी 4 PM, 4 PM। गॉट इट। अब सुनिए, देखिए हम जब बच्चे के अंदर यूरिन की बात करते हैं तो आप कह देंगे कि 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर अंदर बच्चा क्या करता है, यूरिन पास कर देता है। वैसे 40 घंटे के अंदर बात करते हैं, लेकिन आप 48 घंटे कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बच्चा 2 दिन के अंदर यूरिन पास कर देता है। तो अगर 1 दिन का हो गया और सुसु नहीं किया, भूल गया होगा, बच्चा है, माफ कर दो ना, कर लेगा, तो हम 2 दिन तक तो बच्चे के सुसु का इंतजार कर सकते हैं। तो बच्चा कितने दिन का है, 1 दिन का। तो क्या कर दे कि ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करो और मस्त रहो और रहने दो। तो यहां पर बच्चे को क्या करवाओगे, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे, है ना। तो यहां पर ब्रेस्ट फीडिंग ही क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो यहां पर आप, यहां कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जबकि अगर आप मेकोनियम की बात करें जो कि फर्स्ट स्टूल होता है, इसके लिए भी आप कह देंगे कि देखो बेसिकली होता क्या है कि बहुत ज्यादा कंडीशन में 24 आवर्स के अंदर कर लेता है, लेकिन आप कह दो कि 48 टू 72 आवर्स तक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखें। अगर ये कंडीशन आगे बनी रहती है तो आप निकू की तरफ जाएंगे, है ना, अदरवाइज नहीं जाओगे। और आर्टिफिशियल फीडिंग कब करवाएंगे, जब ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग आइनरी हो सकता है कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन रहा, हो सकता है ब्रेस्ट मिल्क और बच्चा सक नहीं कर पा रहा, तो वो सब कंडीशन अलग बातें हैं, है ना। अदरवाइज हम क्या नहीं करते, अदरवाइज हम आर्टिफिशियल फीडिंग नहीं करते, क्योंकि आर्टिफिशियल फीडिंग डायरिया को प्रोन करती है, डायरिया को लीड करेगी, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल फायदेमंद चीज है। इंट्रावीनस फ्लूइड भी कब देंगे, जब बच्चा क्या नहीं ले रहा, मदर का ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले रहा, उसके अंदर डिहाइड्रेशन होता जा रहा है, फिर हम उस कंडीशन में ये कर सकते हैं। गॉट इट। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का क्या आंसर निकल के आएगा, ए आंसर है। डन है, बढ़े आगे, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 6 साल का बच्चा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, नेलवर्स पेलर हो रहे हैं, फैटिग हो रहा है। लेबोरेटरी टेस्ट में पता लगता है कि उसको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल्स पाई जा रही हैं, सीरम आयरन लेवल रिड्यूस्ड है। तो हमको समझ आ गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इस बच्चे को हो गया है। तो इनिशियल ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, बताइए, इस कंडीशन में इनिशियल ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा। सर आप ओनली पीडियाट्रिक्स ही पढ़ाते हैं क्या, क्या पढ़ना है आपको, अल्पना, जो पढ़ना है पढ़ा देंगे, ठीक है। बेसिकली मेन सब्जेक्ट मेरा पीडियाट्रिक्स है, बाकी आपको जो समझ नहीं आएगा वो पढ़ा देंगे, ठीक है। इम्यूनाइजेशन परसों क्लास होगी, और उसके बाद में अगर और कोई आपको ऐसे ही किसी टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको समझने में दिक्कत है, जो कुछ अपडेट्स आपको चाहिए, तो वो भी बता दें, वो भी करवा दें, ठीक है। लेकिन नॉट सेट 10 निकलना चाहिए, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। चलो, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या करवाना चाहिए। अब इस कंडीशन में आप क्या कह देंगे कि जब आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं, और क्लिनिकल फीचर से समझ आ गया कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को लीड कर रहा है, तो आप यहां पर आयरन रिच डाइटरी काउंसलिंग करेंगे कि नहीं। अब इस समय पर देखो, जैसे मैं आप लोगों से अगर कहूं, जितनी भी फीमेल्स हैं स्पेशली, मैं कहूंगा कि आप ना बहुत आयरन रिच सब्सटेंस लो, पालक खाओ, ऑरेंज जूस पियो, लेमन जूस पियो, जैगरी गुड़ खाओ, बहुत खाओ पियो, ऐसा कुछ, है ना। ये सब आयरन रिच सप्लीमेंट्स हैं जो आपको खूब खाने चाहिए, क्योंकि लड़कियों, अरे आपको मालूम है अभी का रिसेंट डाटा ये कहता है कि 57% 57% जो फीमेल्स हैं वो एनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आप कह दो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से सफर कर रही है, 57%। तो आप सोच के देख लो, है ना, इतनी कमी है, इतनी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो हर एक फीमेल को ये करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर अब उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे।
बिल्कुल, मेंसेस के दौरान ब्लड का लॉस होता है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है, इसीलिए तो मैंने फीमेल शब्द मेंशन किया ना, है ना, बहुत जरूरी है। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन को यहां पर आप देंगे, और इसमें मैं आपको आरडीए बता देता हूं। अगर 1 से 9 साल का बच्चा है तो आप कह देंगे 7 से 10 mg पर डे चाहिए। और एडोलेसेंट है तो 11 से 18 mg पर डे। ठीक है, अलग अलग कारण हो सकते हैं कि आयरन सप्लीमेंट जो आयरन है उसका इंटेक कम कर रहा है, कोई हुकवॉर्म का इन्फेस्टेशन हो गया है। ठीक है, अलग अलग कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। और इस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आपको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल्स देखने को मिलती हैं, आपको यहां पर एमसीवी डिक्रीज देखने को मिलेगा, एमसीएचसी डिक्रीज देखने को मिलेगा, आपको यहां पर पीसीवी डिक्रीज देखने को मिलता है, आपको यहां पर ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन डिक्रीज देखने को मिलती है। नॉर्मल जो 33% होती है यहां पर 16% से भी कम हो जाएगी। बस यहां टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आपको कैसी देखने को मिलेगी, बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। इस तरह से आप ये सब याद रखेंगे। अच्छा, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अगर आपसे मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस पूछा जाए तो आप कह देना सीरम फेरेटिन लेवल देखेंगे। सीरम फेरेटिन लेवल देखते हैं। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस पूछा जाए तो बोन मैरो स्टडीज कह दीजिएगा। याद रखोगे। और जब टैबलेट की बात करते हैं तो वो भी सुन लो, फेरस सल्फेट दिया जाता है। और एक क्वेश्चन सुन लो कि जब आप आयरन थेरेपी दे रहे हैं, आपने ओरल आयरन दिया, उसके बाद में कैसे फर्स्ट इनिशियल जो आपको रेस्पॉन्स देखने को मिलता है वो होता है इंक्रीज इन रेटिक्यूलोसाइट काउंट, है ना। ये बेहतर से मतलब 3 से 4 दिन में स्टार्ट हो जाता है। याद रहेगा क्या, ये सारे पॉइंट आपको यहां याद रह जाएंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का आरडीए मैंने आपको बताया, आपको मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस आप सीरम फेरेटिन से ही क्वेश्चन आपसे मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। लेकिन ये याद रखना, जब गोल्ड स्टैंडर्ड पूछ लिया जाए तो आप बोन मैरो स्टडीज की तरफ चले जाइएगा, है ना। यहां पर ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको कुछ ही दिनों में नोटसेट में देखने को मिल जाएगा कि सबसे पहले होता क्या है। अरे एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले क्लिनिकल इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, बोन मैरो की जो सेल्स हैं उनकी नंबर बढ़ने लगते हैं। लेकिन आप जब हेमेटोलॉजिकल फाइंडिंग की बात करोगे तो आप क्या देखोगे कि विद इन 3 to 4 डेज अरे क्या हो जाएगा, बोलो ना, सीरम रेटिक्यूलोसाइट काउंट बढ़ जाएगा। गॉट इट बच्चों। हाँ जी बिल्कुल, ये देखा जाता है कि आयरन थेरेपी दे रहे हैं ना तो लगभग 1 ग्राम, लगभग 1 ग्राम पर वीक बढ़ जाता है हीमोग्लोबिन, है ना। चलिए, आई थिंक समझ में आया होगा। बोन मैरो किस एनीमिया की कमी से होता है? एक सेकेंड, ये क्या पूछ लिया, बोन मैरो होता है मतलब, बेटा डू यू नो व्हाट इज बोन मैरो? नीतू, अरे डू यू नो व्हाट इज बोन मैरो बच्चे? अरे बेटा जी ऐसा कुछ याद है क्या, ये देखो ये लॉन्ग बोन है, यहां पर इसके जो एंड्स हैं इनको हम एपिफाइसिस कहते हैं, ये वाला जो साफ्ट वाला हिस्सा है ये डायफाइसिस होगा,
और आपको इतना सा मैं बता दूं बड़े शॉर्ट में कि डायफाइसिस के अंदर तो पाया जाता है येलो बोन मैरो और एपिफाइसिस के अंदर पाया जाता है रेड बोन मैरो। रेड येलो बोन मैरो के अंदर फैट सेल्स होती हैं और रेड बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होती हैं और ये स्टेम सेल्स ब्लड सेल्स बनाती हैं। तो अगर बोन मैरो में कुछ गड़बड़ होगी तो उसकी वजह से एनीमिया होता है। बोन मैरो सप्रेशन होगा, आरबीसी नहीं बनेगी, एनीमिया होगा। बोन मैरो किस एनीमिया की कमी से होता है? आपने क्वेश्चन या तो गलत लिख दिया है या फिर आपके समझने में कुछ तकलीफ है बेटा, है ना, उसको ठीक करना है। गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग। हाँ जी बिल्कुल अंशिका, बहुत बढ़िया। बोन मैरो में स्टेम सेल कम होने से एनीमिया होता है। हाँ जी बिल्कुल शिखा। नीतू बेटा कोई डाउट है तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज बढ़े आगे। डन बोलो फटाफट। हाँ समझ आई चीजें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो। द अमाउंट ऑफ मिल्क गिवन टू टर्म बेबी इन 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। इन 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी बताइएगा कि अमाउंट ऑफ मिल्क कितना दिया जाना चाहिए। बताइए। 40 ml पर केजी, 50 ml पर केजी, 60 ml पर केजी या फिर 80 ml पर केजी? क्या आंसर हो जाएगा अगर आपसे फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी की बात कही? याद करने वाला पॉइंट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अरे ज्यादा बच्चा आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हुआ? हीमोफीलिया किस बोन मैरो सप्रेशन से होता है? हाँ डेजर्ट पीपल। नहीं हीमोफीलिया अलग रीजन है। हीमोफीलिया सबसे पहले बात तो ये कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है ये, है ना। इसके अलावा आपको ये समझना है कि यहां क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है। बोन मैरो का कोई लेना देना नहीं। अरे बोन मैरो का लेना देना नहीं है, प्लेटलेट्स की कमी नहीं होती हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया इज ए क्लॉटिंग डिसऑर्डर, नॉट ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर। हीमोफीलिया तीन होते हैं, हीमोफीलिया ए बी और सी। ए के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी होती है, बी के अंदर 9th की कमी होती है और सी के अंदर 11th की कमी होती है। अगर किसी बच्चे ने पैरा हीमोफीलिया नाम सुना हो तो वहां पर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 5th की कमी होती है ना। एक जेनेटिक भी होता है जिसमें लीवर के अंदर डिसऑर्डर हो जाता है और सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी देखने को मिलती है। तो बोन मैरो से लेना देना नहीं है ना, ध्यान रहे डेजर्ट पीपल। हाँ जी, तो यहां पर अच्छे से याद रखेंगे कि अगर आप बात करते हैं फर्स्ट 24 आवर्स की तो उसमें 60 ml पर केजी के अकॉर्डिंग दिया जाता है और ये अमाउंट जो है वो बच्चे बच्चा क्या है, बच्चे का पेट छोटा है ना, उसकी अकॉर्डिंग है ये। तो 60 ml पर केजी के अकॉर्डिंग हम देंगे। वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पर इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 7 साल का बच्चा है विद कंप्लेन ऑफ लो एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसके अलावा क्या देखा कि ही हैज डिफिकल्टी लिसनिंग इन क्लास, ऑफन मेक्स केयरलेस मिस्टेक्स, फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट्स अदर्स, रेस्टलेस, ऑफन fight during lessons. He has had symptoms for the past years. Based on the scenario, which diagnosis is most likely is this? बताइए। अच्छा आप लोगों ने फिलिप फैम्स का नाम सुना है क्या? ये वो एथलीट हैं जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा मेडल लिए। अराउंड 27 29 मेडल है इनके पास ओलंपिक में। इनको एडीएचडी था, है ना। इसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, जिसका मतलब है कि यहां पर ये जो व्यक्ति है ये रेस्टलेस होते हैं,
एक जगह पर रुक नहीं सकते, इनका अटेंशन एक जगह पर नहीं होता, एक काम में लग रहे हैं, उसको छोड़ देंगे दूसरे में लग जाएंगे। समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, तो ये सब आप समझ कि कोई भी डिसऑर्डर है, एक व्यक्ति जो एडीएचडी से ग्रसित है और वो इतने सारे ओलंपिक मेडल लेके आ रहा है ना, तो किसी भी कमजोरी को ताकत में बदला जा सकता है ना, कोई भी बहाना नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहां हमको एक समझ आया कि ये जो कंडीशन है ये कौन सी है, ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम है, जो कि बहुत ज्यादा पाई जाती है, 1000 बच्चों में से 1.3 के अंदर ये देखने को मिलेगी। मैं ये भी कह सकता हूं कि इट इज मोस्ट कॉमन न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड। 4 से लेकर 18 साल के बच्चों में आपको ये देखने को मिलेगी, है ना। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि इसका अटेंशन प्रॉपर नहीं होता, इन अटेंशन देखने को मिलेगा, हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और इंपल्सिविटी देखने को मिलती है। ड्रग ऑफ चॉइस फिनाइल मिथाइल फेनिटेट है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, रिटेगिन भी कहते हैं। लेकिन आप अगर यहां पर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात करेंगे तो वो बिहेवियरल थेरेपी है, ये ध्यान रखें। बिहेवियरल थेरेपी काफी इफेक्टिव मेथड होता है किस कंडीशन में, इस अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम की कंडीशन। गॉट इट। इस मिथाइल फेनिटेट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पिका इन चिल्ड्रन। बताइए पिका क्या है। अगर आप लोगों ने बच्चे देखे हैं घर में तो पिका मैक्सिमम बच्चों के अंदर आपने देखा होगा कि ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन who have experienced severe emotional trauma or neglect, characterized by persistent ingestion of non-nutritive substance for at least 1 month, typically occurs in children between 5 to 10 years. Low socioeconomic status is not a risk factor. क्या होगा? Very good. इस बार आए जब आप पिछले क्वेश्चन में तो ऐसे शांत हो गए थे कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया गया। हाँ जी, अब आप देख रहे हैं कि यहां पर मोस्टली बच्चों का जो आंसर है वो बी निकल के आ रहा है। क्या पिका एक ऐसी कंडीशन है, अरे आप लोगों ने भी तो किया होगा, जब आप बचपन में वो स्लेट होती थी, स्लेट पर लिखने के लिए बत्ती होती थी, लिखते कम थे खाते ज्यादा थे तुम लोग ना, लड़कियों को तो बहुत ज्यादा पसंद होती थी वो। जब बच्ची बड़ी भी हो जाती है तो उसके बाद भी खरीद खरीद के खाती थी, उस टाइम तो 1 रुपए का आता था, अब मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अभी भी अगर आप देखें, ऐसे मैं तो देखता हूं, मेरे घर में तो एक छोटी सी गुड़िया है, अब अगर वो नजर किसी की चूक गई तो वो किसी भी दीवार के पास जाएगी और दीवार को ऐसे खाई जाना है उसने, है ना, उसको मिट्टी मिल जाए तो बस पता नहीं क्या स्वर्ग मिल गया। तो वो जो नॉन न्यूट्रिएटिव सब्सटेंस को बच्चा इंटेक करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, उस बिहेवियरल डिसऑर्डर को हम क्या कह देंगे, पिका कह देंगे। अगर आप 2-4 बच्चों को देख लें तो बैठ के मिट्टी खाते हैं वो, मस्त पहले खेलेंगे और जैसे ही नजर चूकी, और है ना, देखा है क्या, देख लोगे जल्दी, नोटिस करके देखना। और ये जो पीका है ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कारण है बच्चों के अंदर। तो जब हम पीका की बात करते हैं तो यहां पर हम क्या कह देंगे, पीका का मतलब है बच्चों, जब लगभग 1 महीने तक बच्चा क्या करे, लगभग 1 महीने तक बच्चा नॉन न्यूट्रिएटिव नॉन आयरन रिच सब्सटेंस का इंजेक्शन करे। मैं अभी भी खाती हूं, देख लो। हाँ सर, उम्र ही बड़ी है बस, बाकी लक्षण हमारे बिल्कुल सेम है सर पहले वाले,
है ना, सर बैठ के ना ऐसे छुपा के हाथ में और लगी रहती हूँ, हीमोग्लोबिन कम हो गया है, हाँ बेटा हो ही जाएगा ऐसे तो। हाँ दीवार खाती है, वेरी गुड। आयरन सप्लीमेंटेशन एंड काउंसलिंग पेरेंट्स एंड फैमिली, हाँ जी बिल्कुल करना है। देखो जी 5 से 10 साल के बीच में नहीं, less than 5 years, ठीक है। तो यहां पर ये काफी सारी कल्चर प्रैक्टिस पे न्यूट्रिश करेगा। इसके अलावा रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो माल न्यूट्रिशन एक रिस्क फैक्टर हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी एक रिस्क फैक्टर होता है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। अगर पेरेंट्स नेग्लेक्ट करेंगे, हम कह दें इसको साइको सोशियल स्ट्रेस, माँ बाप का ध्यान ही नहीं है। इसके अलावा डेवलपमेंटल डिले, ये सब रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। और एज ए कॉम्प्लिकेशन आपको क्या देखने को मिल जाएगा, लेड पॉइजनिंग देखने को मिल जाएगा, क्योंकि तो कुछ भी खा रहे हैं ना, पेंट खा जाते हैं। मान लो मिट्टी ज्यादा खा रहे हैं, इन्फेक्शन हो गया तो पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन हो सकता है। ट्रीटमेंट में या मैनेजमेंट में सुन लो, बिहेवियरल थेरेपी दे सकते हैं। इसके अलावा डिवॉर्मिंग के लिए आप एल्बेंडाजोल काम में ले लोगे। आयरन की कमी है, आयरन भी दे देंगे, लेकिन लो डोज आयरन यहां देते हैं। कितना, 0.5 to 1 mg पर, ठीक है। इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है कि ओनली इन चिल्ड्रन लिखा है, ओनली इन चिल्ड्रन। हाँ मोस्ट कॉमनली लिखा होता तो ये करेक्ट होता। मोस्ट कॉमनली उन बच्चों में होता है जहां पर सीवियर इमोशनल ट्रॉमा है ना, नेग्लिजेंसी है, उस समय पर खूब होता है। लेकिन इसमें केवल ओनली शब्द लिखा है, गॉट इट, तो ओनली नहीं कह दोगे। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या कह देंगे, बी इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल तानिया, वेरी गुड। 2 साल से छोटा बच्चा है तो फिर जो एल्बेंडाजोल की डोज है, एल्बेंडाजोल की एक्चुअल में सिंगल डोज दी जाती है। तो अगर 2 साल से छोटा है तो 200 mg, और अगर 2 साल से बड़ा है तो 400 mg। अंशिका बहुत बढ़िया, है ना। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, उन सब में भी आप ये पढ़ोगे। मैंने भी खाया होगा, अरे बहुत सारे बच्चों ने खाया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बिफोर परफॉर्मिंग रेडियल आर्टरी कैनुलेशन ऑन ए 7-year-old child for continuous blood pressure monitoring during major surgery, the anesthetologist compressed both the radial and ulnar artery, asked the child to make a fist, then release the ulnar artery while keep the radial artery compressed. What is the primary purpose of this maneuver? बताइए कि पहले क्या किया। पहले यहां पर दोनों आर्टरी को कंप्रेस किया, उसके बाद में अल्नर को तो रिलीज कर दिया, लेकिन रेडियल को अभी भी कंप्रेस करके रखा। क्या हो जाएगा, टू इवेल्युएट या टू असेस द इलास्टिसिटी ऑफ आर्टेरियल वॉल्स, to evaluate collateral circulation in the hand, to determine the size of radial artery, to check for arteriovenous malformation। क्या आंसर हो जाएगा? अच्छा ठीक है, अच्छा नाम भी बता दो, इस मैन्यूअर का नाम क्या है? चलिए बहुत बढ़िया, अल्नर आर्टरी को आप चेक कर रहे हैं, पेटेंसी को चेक कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बच्चों मॉडिफाइड एलन टेस्ट है, जो कि एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है, जिसकी मदद से कोलैटरल सर्कुलेशन को देखते हैं।
जिसकी मदद से क्या असेस किया जाएगा, पेटेंसी एंड एडिक्वेसी ऑफ अल्नर आर्टरी। है ना। यहां पर क्या किया गया, सबसे पहले तो दोनों आर्टरीज को कंप्रेस किया गया, उसके बाद में क्या किया गया, उसके बाद में अल्नर आर्टरी को तो रिलीज कर दिया और किसको कंप्रेस रखा, रेडियल आर्टरी को कंप्रेस रखा। हाँ जी बिल्कुल तानिया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम यहां पर कोलेटरल सर्कुलेशन को असेस करने के लिए क्या चेक करते हैं, कोलेटरल सर्कुलेशन को चेक करने के लिए मॉडिफाइड एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। गॉट इट। बढ़े आगे। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया, बी आंसर आएगा। डन है बच्चों, समझ तो आ रहा है ना। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 5 साल का बच्चा है जिसका वेट है 16 kg, पार्शियल थिकनेस बर्न है उसको, कहां पर, एंटर फेस, फ्रंट ऑफ हिज राइट थाई, फ्रंट ऑफ हिज राइट लेग। तो आप बताइए 24 आवर्स के अंदर कितना फ्लूइड यहां पर आप देंगे। 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, कैलकुलेट कीजिए और फिर बताइए। इतना समझे कि यहां पर जो एज है वो दी हुई है कितनी, 5 साल। सर मेरी इंग्लिश वीक है तो हम जल्दी से क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, कैसे कर पाएंगे हम, कोई रास्ता बताइए मेरे लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो आप, अल्पना, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो आप। सबसे पहली बात तो वो बताओ। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा बताओ कैसे सॉल्व किया, कौन सा फॉर्मूला लगाया बताओ। अरे मुझे सिखा दो फटाफट से। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी जल्दी होगी, जितनी ज्यादा होगी, उससे आपकी ये सारी परेशानी सॉल्व होती चली जाएगी। पार्कलैंड फॉर्मूला लगाया, क्या होता है पार्कलैंड फॉर्मूला, 4 ml इंटू वेट इन केजी इंटू परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया को असेस करने के लिए आपने मॉडिफाइड लुंड एंड ब्राउडर मेथड काम में लिया। है ना। अब ये कैलकुलेट करने के लिए आप पहले तो ये देखो कि यहां पर जब एंटायर फेस की आपसे बात की गई तो इस एंटायर फेस को 6.5% देंगे, फ्रंट ऑफ इस थाई को 4% देंगे, और ये जो फ्रंट ऑफ राइट थाई है ये हो जाएगा लगभग 2.75%। इस तरह से जब इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो 13.25 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो बच्चों, कैलकुलेट करने जाओगे तो 850 ml RL आ जाएगा। है ना, 13.25 होगा, 2525। अरे 25 होगा या नहीं बताऊं क्या। अगर आप यहां पर बात करते हैं एंटायर फेस की, एंटायर फेस को तो 6.5% दिया जाएगा, फ्रंट ऑफ थाई को 4% दिया जाएगा, हाफ ऑफ द लेग को 2.75 दिया जाएगा, फ्रंट हाफ ऑफ हेड है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लो ना। ठीक है, यहां पर लुंड एंड ब्राउडर काम में लेना है बेटा, 5 साल की उम्र दी गई है। ठीक है, हमें ज्वाइन करना है एनप्रेप, अभी तक किया क्यों नहीं। हाँ, अरे नर्सिंग के बच्चे हो, एनप्रेप तो ज्वाइन करना ही करना है, अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया। फटाफट ज्वाइन करो, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
A 32-year-old primary gravida at 12 weeks of gestation undergoes first trimester screening for Down syndrome. तो यहां पर इस स्क्रीनिंग के अंदर किसको काम में नहीं लिया जाता, ये पूछा गया। बताइए, मैटरनल सीरम बीटा एससीजी लेवल, नकल ट्रांसल्यूएंसी मेजरमेंट, मैटरनल सीरम PA ना, प्लाज्मा प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए लेवल, मैटरनल सीरम अल्फा प्रोटीन ए लेवल। जल्दी से जवाब दीजिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपको कहा है तो अच्छे से इसको पढ़ के और फिर आंसर कीजिएगा। हाँ जी, एक्सेप्ट पूछा है तानिया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के स्क्रीनिंग की बात किए, जल्दी से बताइए। अगर आप प्रॉपर याद कर चुके हैं तो आप इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डबल टेस्ट एंड एंटी टेस्ट करेंगे, बीटा एससीजी 15th वीक्स पर करेंगे। और बताओ साहिल, कार ड्राइव करते हुए क्लास ले रहे हो तुम? हाँ, पढ़ लिया मैंने तुम्हारा कमेंट। चलिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मोस्टली जो बच्चे हैं उनका आंसर क्या निकल के आ रहा है। मोस्टली बच्चों का जो आंसर है वो ए निकल के आ रहा है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि अगर आपसे अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल की बात की जाती है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्क्रीनिंग में इंक्लूड नहीं होता। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो क्वेड स्क्रीन करते हैं उस समय पर हम इसको काम में लेते हैं। रोक के रखिए फिर, ठीक है सर। हमें बेसिक से प्रिपरेशन करना है क्या, हम तब कर पाएंगे क्रैक? हाँ जी बिल्कुल, बेसिक स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बेसिक स्ट्रांग होगा फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे पढ़ चुके हैं, अब जो बच्चे पढ़ेंगे ना उनको बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बेसिक से ही यहां पर पढ़ाया जाता है। जो भी आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप बेसिक से ही पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर और जो आपको नोट सेट तक लेकर जाएगा वहां तक पढ़ोगे, तो अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं आपको अगर इसके डायग्नोसिस की बात कहूं तो प्रीनेटल डायग्नोसिस के अंदर याद रखिएगा कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग कर देंगे। कब करेंगे तो आप कह दोगे 10 से 13 वीक पर। आप यहां पर एमनियोसेंटेसिस कर दोगे। कब करोगे तो कह देना आफ्टर 15 वीक्स पर, है ना। और पोस्ट नेटल की जब बात करते हैं तो पोस्ट नेटल के अंदर आप देखो, एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन ही कर सकते हैं और इसको कंफर्म कर दिया जाएगा बाय कैरियोटाइप एनालिसिस। कैरियोटाइप एनालिसिस, ये ध्यान रखोगे आप। इसके अलावा अगर मैं आपसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करता हूं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज नकल ट्रांसलुएंसी देखने को मिल जाएगा, जिसको आप 11 से और 14 वीक की उम्र पर देखते हैं। अगर मोर देन 3 mm होगा तो ये डाउन सिंड्रोम को बताएगा। अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो आप यहां पर फीमर लेंथ को देखोगे जो आपको शॉर्ट देखने को मिलेगी, है ना। हाइपोप्लास्टिक नीजल बोन देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप जब बायोकेमिकल मार्कर्स की बात करेंगे, बेटा जो नहीं पता हो उसको नोट करते चलिएगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर तो आप क्या कह देंगे, देखो बीटा एससीजी, PA एलिवेटेड बीटा एससीजी आपको देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल आपको कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम यहां पर सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात कर लें, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर भी आप बीटा एससीजी का लेवल चेक करोगे, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल को देखोगे और अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल चेक करोगे। ठीक है, ट्रिपल टेस्ट 4 ये सब आप यहां पर चेक करते हैं।
तो इस तरह से आप ये सब चेक करेंगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ जी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हम नकल ट्रांसफ्लुएंसी करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर और क्या देखते हैं, हम बीटा एससीजी का लेवल चेक करते हैं, हम यहां पर प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल चेक करते हैं। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या निकल के आ जाएगा, डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट? डन है? बढ़ जाऊं क्या आगे? डाउन सिंड्रोम को बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर डाउन सिंड्रोम आपको और पढ़ना है, चलो आज की क्लास में इसको कहते हैं, अगर डाउन सिंड्रोम पढ़ना है, जल्दी बोलो, पहले तो यही देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम, पता लगे कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं डाउन सिंड्रोम आप लोगों को अच्छे से आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो? अरे रुक जाओ, सब्र रख लो। डाउन सिंड्रोम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाउन सिंड्रोम के अंदर जितने भी फीचर्स बनते हैं, जितना डायग्नोसिस होगा, स्क्रीनिंग, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, ये सब अगर नहीं आता है तो 10 कमेंट अगर हो जाएंगी, है ना, तो मुझे लग जाएगा कि हाँ एक एडिशनल मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो आपको डाउन सिंड्रोम पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन परसों तैयार रहना ना। क्लास स्केड्यूल हो गई है क्या? मैं देखता हूं, एक सेकंड रुको। चलती क्लास में तो नहीं देख पाऊंगा, छोड़ो, मैं देख लूंगा, आप लोग भी देख लेना। ठीक है, अगर आपको लगता है डाउन सिंड्रोम पढ़ाना चाहिए तो डाउन सिंड्रोम कमेंट में भर देना। ठीक है, जिससे बात सभी तक पहुंच जाए। अरे आपने वॉर्डर 2 देख ली क्या? वॉर्डर 2 में वो डायलॉग है ना कि आवाज कहां तक जानी चाहिए, तो ऐसे ही आप कह देना एनप्रेप के ऑफिस तक। नहीं देखी? अच्छा, आप पढ़ाई में बिजी हो ना, हम पढ़ाने में बिजी हैं, मैंने भी नहीं देखी, अभी देखेंगे उसको। हो गई है क्लास स्केड्यूल? हाँ तो फटाफट सभी बच्चों के साथ शेयर वेयर कर देना उसको ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आने चाहिए उसमें, है ना, बड़ी एनर्जी के साथ सीखने आना, कॉपी पेन लेके बैठना, बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा, कितना भी अच्छे से पढ़ा हुआ होगा उसके बाद भी नया सीख के जाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, मोस्ट अपडेटेड होगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, चलो सेट के बाद चलो नर्सिंग ऑफिसर बन के ही देखना आप जो देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फ्लपी इन्फेंट है, हाइपोटोनिया है, हेपेटोमेगेली है, एक्सरे में कार्डियोमेगेली देखने को मिल रहा है, तो इसका मोस्ट कॉमनली या मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या हो जाएगा? इम्यूनाइजेशन आपसे सीखे हैं चाइल्ड में? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, जो पढ़ लिए उसके बाद भी अपडेट्स बताऊंगा बेटा। देखो यहां पर मैं सिंपल बता देता हूं कि आंसर हो जाएगा पॉम्पे डिजीज, जो कि एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। जहां पर एक एंजाइम एसिड एल्फा ग्लूकोसिडेज की कमी होती है। इसकी कमी होगी तो अलग अलग जगह पे जाके जो ग्लाइकोजन है वो क्या हो जाएगा, ये ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा, जैसे लीवर हो गया, मसल्स हो गई, है ना। उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्डियोमेगेली या हाइपोटोनिया, हिपेटोमेगेली, इसको हम फ्लॉपी इन्फेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, पॉम्पे डिजीज, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। अब जब ग्लाइकोजन टूट नहीं पाएगा तो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में जाके स्टोर होगा, और उसकी वजह से हिपेटोमेगेली, कार्डियोमेगेली, हाइपोटोनिया ये सब लीड करेगा। डन? बढ़े आगे? बढ़ जाते हैं, तुम कहते जाओ बस। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंके डिजीज इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ, आंसर कीजिएगा, जिंक, कॉपर, सेलेनियम या आयरन। हाँ जी, मसल को स्पेशली अफेक्ट करता है। वेरी गुड, बीएससी नर्सिंग, काफी दिनों में आए हो बेटा आप, भटक गए हो क्या?
नहीं, चलो तो यहां पर सिंपल आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर, है ना। ये जो है ये एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, जहां पर आपको इंपेयर्ड कॉपर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट पता नहीं था, कल ही देखा था ये क्वेश्चन कहीं से। देखो जितने भी क्वेश्चंस है ना, कहीं ना कहीं बार बार मिलते रहेंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा वो क्वेश्चन जो कि आपके नोट्स में नहीं होते, वो आप जब सॉल्व कर पाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां अब देखो इसमें कितने बच्चे कंफ्यूज हुए। हाँ, बी और सी में कंफ्यूज भी थे बच्चे, कॉपर ही लगा था मुझे, इसलिए आंसर नहीं की। हाँ 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 हाँ। ये बेटा गलती इसलिए कर जा रहे हो क्योंकि बी और सी भी आप दोनों आंसर कर रहे हैं ना, ये गलतियां नहीं करनी है। एक बार सीख जाओगे उसके बाद में गलती नहीं होगी, तभी तो ये क्लासेज आपके लिए मददगार हो जाती। अच्छा, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस बताने की जरूरत नहीं है, बट अभी आगे से हम ये भी बताएंगे आपको, है ना। चलो कोई नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन लास्ट जल्दी से बता दो। मायोकार्डियल इंजरी के लिए मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक बायोमार्कर कौन सा होगा। क्या पूछा गया है आपसे, मोस्ट स्पेसिफिक, बता दो फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा, अरे कह दो, सी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रोपोनिन आपके इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। हाँ, ATP7 ये जीन है, हाँ जी बिल्कुल। अंशिका सिंह, हाँ, जीन की देवी है ये। अगर मैं स्टूडेंट होता ना तो मुझे इतने जीन नहीं पता होते, फॉर श्योर ना, ये पता नहीं कहां से ये जीन पढ़ के आती है। चलिए जी, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। ये जो टाइम आपने दिया है, ये जो 1 घंटा आपने मुझे दिया, इसका कुछ फायदा तो आपको मिला ही होगा, है ना। तो बस ऐसे ही लगे रहिएगा, मुलाकात करते हैं आप लोगों से परसों इम्यूनाइजेशन के साथ। क्लास स्केड्यूल हो गई है, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, जितना शेयर कर सकते हो कर देना भैया, है ना। पढ़ना है हमें, बहुत अच्छे से सीखना है हमें, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स आप दोगे तो इम्यूनाइजेशन से क्वेश्चन तो आएगा ही, और हम वो सारे क्वेश्चंस परसों डिस्कस करने वाले। गॉट इट। सर हमारी मेंटल और चाइल्ड सब लेक्चर किए, फिर भी नंबर कम आ रहे हैं। फिर से एक बार कोशिश करो। एनपेप के बच्चे हो क्या, सारिका, जल्दी बोलो। इम्यूनाइजेशन में पीसीबी इन वैक्सीन इंक्लूड है क्या, हाँ जी बिल्कुल इंक्लूड है, आगे बताएंगे आपको, पूरा स्केड्यूल बताएंगे, नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा चलो ये याद दिला दिया, इंद्रधनुष वाला टॉपिक मैं शायद स्किप कर रहा था, वो भी देख लेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब आ रहे हो क्या सर, हर बार कुछ नंबर से रह जाता हूँ, बहुत दुख हो रहा है। अब हो जाएगा, है ना, बहुत दिन हो गए। अब नॉट सेट 10 आपका है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से परसों 1 तारीख को इम्यूनाइजेशन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर कल नहीं होगी क्या क्लास, बेटा क्लास तो रेगुलर होती है, मेरी नहीं होगी, किसी और की होगी, होगी जरूर। ठीक है।